हे एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और आज जब हम इस रेट की बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो घर खरीदने का सपना मुझे लगता है कि जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनके लिए शायद सपना ही रह रहा है। लेकिन हाँ, फिर भी कहीं कहीं जो आशा की किरण दिखती है, उम्मीद दिख रही है, वो दिख रही है गवर्नमेंट स्कीम्स की। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, मैं आज डेली एनसीआर की बात करता हूँ। वो कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या चल रहा है, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या जो भी संभावनाएं बन रही हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो अपडेट्स हैं मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। और इसी पार्ट में यदि मैं सेकंड पार्ट भी यदि मुझे लेकर आना चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, मैं और भी डिटेल में जाकर बात करूंगा। सो जो डेली एनसीआर की जो बात करने वाला हूँ, इसमें मैं डीडीए की बात करूँगा यानी कि दिल्ली, हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 की बात करूँगा यानी कि गुड़गांव, और थर्ड में बात करूँगा जीडीए यानी कि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। अब इनमें क्या इनकी शुरुआत हुई, क्या अभी चल रहा है और क्या होने वाला है और क्या क्या संभावनाएं हैं, उनकी हम डिटेल्स में बात करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे चलता जाएगा। मैं सबसे पहले अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 की बात करता हूँ। वैसे तो 2013 की बात करते हैं, लेकिन ये पॉलिसी 2009 में ही आ गई थी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रही, इसलिए 2013 में इसे दोबारा से लेकर आया गया और कुछ बिल्डर्स यहाँ पर आए। अब जो 2013 अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन वैसे इसका 2014-15 तक हुआ था, 2014-15 के स्टार्टिंग में। लेकिन जो स्टार्टिंग के बिल्डर जो आए, उनमें एक दो बिल्डर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अफोर्डेबल से आजकल वो लग्जरी चल रहे हैं। कभी उन बिल्डर्स को अफोर्डेबल बिल्डर्स बोला जाता था, उनके स्लोगन अफोर्डेबिलिटी होती थी, लेकिन अब वो लग्जरी में ही प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अफोर्डेबल से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। और कुछ बिल्डर ऐसे हैं जिनके बारे में यदि मैं पोस्ट कोविड की बात करूँ तो इवन बहुत सारे ब्रोकर भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि बाद में आफ्टर कोविड तो बहुत सारे ब्रोकर आ गए, नए जुड़ते गए, लेकिन उस टाइम पर नहीं थे ज़्यादा ब्रोकर। तो यदि मैं भद्रवाल की बात करूं, माहिरा की बात करूं, सुपरटेक बसेरा की बात करूं, माहिरा का नाम तो आप बार बार सुनते होंगे, और वो किस वजह से सुनते होंगे वो वजह भी आप लोग जानते हैं, यानी कि अच्छा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो ना सुने तो अच्छा है। लेकिन बसेरा, भद्रवाल, इस टाइप के बिल्डर कितने जानते हैं, इस टाइप के प्रोजेक्ट कितने लोग जानते हैं, भूल गए। उन्होंने बहुत डिले किया, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, और भी बहुत सारे बिल्डर हैं लेकिन, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन यह है कि सबका नाम क्यों लिया जाए, हमें इस वीडियो में समझना है इस पॉलिसी को, तो जितना कम में काम चल सकता है उतना कर लें। इसके बाद ये 2017-18 तक ये पॉलिसी काफ़ी सक्सेसफुल हो चुकी थी, बट जो रियल स्टेट है वो बूम इतना नहीं देखने को मिल रहा था 2017-18 तक, 19 तक, 20 तक। तो तब क्या था कि यदि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आ रहे थे, बहुत अच्छी एमिनिटीज आ रही थी, अब बिल्डर्स में आपस में काफ़ी कंपटीशन था, और उस कंपटीशन का फ़ायदा बायर को मिल रहा था, एमिनिटीज के रूप में, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के रूप में, अच्छी लोकेशन के रूप में। और बिल्डर हैं वो अपना अच्छा नाम भी बनाना चाह रहे थे, तो सर्विस भी चैनल पार्टनर से और डेवलपर से, दोनों से ही अच्छी मिल रही थी बायर को। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है सब कुछ ऑनलाइन, बायर को कुछ नहीं पता। लेकिन उसके बाद कुछ मार्केट में बूम, कुछ लोगों को ये विश्वास होना कि भाई ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी रियल में है। इससे पहले नहीं था, इससे पहले जब ब्रोकर के 20 कॉल जाते थे, लोग कॉल भी नहीं उठाते थे। हम काफ़ी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं बेचारे कॉल पे कॉल करते रहते थे, लेकिन नहीं उठाते थे। लेकिन उसके बाद जब ये ऑन पोर्टल हुआ, तब पोर्टल पे आने के बाद, टीसीपी के पोर्टल पे आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। लोग बिल्डर नहीं देख रहे, प्रोजेक्ट नहीं देख रहे, वो सिर्फ ये देख रहे थे कि हरियाणा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। पॉलिसी काफ़ी सक्सेसफुल हुई, और आज यदि मैं बात करूं तो अच्छे बिल्डर देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ, कुछ अच्छे बिल्डर आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। फाइनल मीटिंग्स चल रही हैं, जब भी लॉन्च होंगे मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन ज़्यादातर जो बिल्डर आ रहे हैं उनमें क्या है कि ना तो लोकेशन इतनी अच्छी कह सकते, और ना ही बिल्डर ऐसे। कुछ प्रोजेक्ट ज़रूर ठीक ठाक लोकेशन में आए, लेकिन वहाँ पर बिल्डर भी ठीक ठाक होता तो मैं ज़रूर रिकमेंड करता, लेकिन मैं नहीं कर पाया। अब क्या अपडेट आने वाले हैं और क्या संभावनाएं बन रही है, मैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करूँगा। पहले अब हम बात कर लेते हैं डीडीए के बारे में। डीडीए देखिए, जब से आया है उसने स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा काम किया। काम कंस्ट्रक्शन में नहीं, इन टर्म्स ऑफ सेल्स की बात कर रहा हूँ, काफ़ी डिमांड थी डीडीए की। लेकिन उसके बाद डीडीए दो पार्ट में चेंज हो गया। एक जो इनकी लोकेशन, जो अच्छी लोकेशन है, वहाँ पे बायर्स ने काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन कुछ लोकेशंस हैं वहाँ पर बायर्स बार बार डीडीए के यूनिट हैं
बार बार लेकर आने के बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा, बहुत सारी कैंसिलेशन आती रही और इस वजह से डीडीए की कॉस्ट भी बढ़ती रही और सब कुछ प्रोजेक्ट में देखने को भी मिला, सर्विसेज में भी देखने को मिला। सो इस वजह से डीडीए, यदि मैं आज बात करूं तो डीडीए की जो यूनिट्स बची हुई हैं, बचा हुआ माल कह सकते हैं, जैसे एक फ्रूट वेंडर है, पहले अच्छा सेल कर देता है, उसके बाद क्या होता है, जो माल बचता है तो सोचता है कैसे भी करके लोग ले लें, तो उसने सस्ता तो नहीं किया लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाए, एक दो बार बढ़ाए बट वो कुछ भी नहीं हो, नॉमिनल है। मैं आज के टाइम की बात करूं, जिस तरीके से प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़े हैं उस हिसाब से डीडीए के रेट कुछ भी नहीं है। बट ये कि फिर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी कुछ नहीं है, ये भी सच है, ये भी हमें मानना होगा। अब अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में ये फ़ायदा हुआ कि ये पीपीपी मॉडल पे था, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। सो इस वजह से बिल्डर्स में कंपटीशन बना और कंपटीशन बना तो यहाँ पर अच्छी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिली, अच्छे प्रोजेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिले और इन्वेस्टर ने अच्छा कमाया भी। एंड यूजर हैं वो भी ठीक ठाक रह रहे हैं यार। यदि 13-14 लाख से और 20-25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए तक की बात की जाए तो जिस टाइप की यूनिट्स और जिस टाइप के प्रोजेक्ट गुड़गांव में मिले वो संभावना नहीं थी यदि कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी इसे डेवलप करती। डीडीए की यदि मैं बात करूं तो अभी भी लैंड पूलिंग पॉलिसी में बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आ सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पुराने वाले फंदे हैं जो गले में डले हुए वो ही नहीं निकल पा रहे हैं, तो नए वालों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। डीडीए चाहे तो इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट्स फिर से डेवलप कर सकती है, लेकर आ सकती है। क्या होगा डिटेल में मैं फिर से मैंने बता रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे। यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में आप डिमांड करते हैं तभी, क्योंकि बिना डिमांड के कोई फ़ायदा नहीं यार। आप इंटरेस्टेड ना हो, मैं बना ही जाऊँ तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। मैं फिर उसके बाद लैंड पूलिंग पॉलिसी की बात करूँगा, कहाँ कहाँ पे डीडीए के प्रोजेक्ट आ सकते हैं वहाँ पे बात करूँगा, तो वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। इसमें हम शॉर्ट में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड आता है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, जीडीए। अब जीडीए में क्या हुआ कि इन्होंने भी वही हुआ, मैं बहुत सारी गलतियाँ वही डीडीए वाली दोहराई इन लोगों ने, और इस वजह से जीडीए भी अभी फंसा ही हुआ है। बहुत सारी यूनिट्स इनकी 2004 में तो इनका लास्ट प्रोजेक्ट आया था। हाँ, अभी ये फिर से प्लान बना रहे हैं कुछ और प्रोजेक्ट लेकर, लैंड पूलिंग पॉलिसी में लेकर आ रहे हैं और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि अच्छी लोकेशन में लेकर आएँ और शायद अब की बार निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा है, बूम है, सस्ती यूनिट नहीं मिल रही है लोगों को, तो कम से कम हम ये कर सकते हैं। कुछ चेंजिंग किया गया है, जैसे पहले 25 एकड़ मिनिमम एरिया होना होता था, अब 10 एकड़ में भी जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है वो प्रोजेक्ट लेकर आ सकता है। और अभी इस पर बात चल रही है कौन सी लोकेशन होंगी, यदि जरूरी होगा तो सेकंड पार्ट में हम इस पे भी बात करेंगे। जीडीए ने वैसे 1700 प्लस कुछ यूनिट्स थी, वो अभी लेकर भी आया था, लेकिन फिर मुझे वही देखने को मिला, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला। इस टाइम पर इतनी सस्ती यूनिट हो यार और उठ जानी चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वैसी नहीं है, इन्वेस्टर को नहीं लगता कि यहाँ से कुछ लेकर निकलोगे, क्योंकि ये है ना कि वही प्राइस जब ये अथॉरिटीज़ खुद लेकर आ रही हैं, उनके सेल नहीं हो रहे, तो भाई 10-12% तो आपको रीसेल में कम में करके सेल करना होगा, तो कहाँ से इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा। तो ये अथॉरिटीज़ है ना, ये हर जगह फेल हो रही है। मुझे तो लगता है पीपीपी मॉडल पे ही काम करना चाहिए, जहाँ भी कर सकते हैं ये सक्सेस होता है। और जीडीए तो किसी भी तरीके से नहीं सेल करना चाहता है, जीडीए तो बोलता है कि भाई कोई बैरियर नहीं है, आप एक यूनिट नहीं आप 2 यूनिट खरीदो, बल्कि बेनिफिट देगा, उसमें 7% का डिस्काउंट देगा। पर डीडीए ने भी कुछ ऐसे नॉर्म्स लेकर आया कि भाई पहले आओ पहले पाओ, कैसे भी करके यार आप लेकर जाओ। डीडीए तो पता है एक दादाजी की तरह बन चुके हैं, ग्रैंडफादर की तरह बन चुके हैं। डीडीए थका हुआ सा लग रहा है। डीडीए नए प्रोजेक्ट लेकर आने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर वहीं बैठ जाता है। जो पुराने वालों का हाल है ना, वो देखकर उसे नहीं लगता कि कुछ कर पाएगा। इस मार्केट में जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं बहुत कुछ कर सकती थी, तरीका तो चेंज करना होगा। सेम तरीका कामयाब नहीं है, मैं फिर कहता हूँ सेम तरीका कामयाब नहीं हो सकता। अब अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी की बात कीजिए। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में गवर्नमेंट को न्यू पॉलिसी लेकर आनी पड़ रही है। बिल्डर नहीं आना चाहते, बायर कहते हैं कि भाई कम से कम प्रोजेक्ट लेकर आओ, और कम से कम आज भी कम से कम 20-30 प्रोजेक्ट की 1 मंथ के अंदर नीड है, इतने बायर हैं। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई गुड़गांव और गाजियाबाद का कोई कंपेयर नहीं हो सकता, कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन रियल एस्टेट में जिस तरीके का फ़ायदा दे रहे हैं अथॉरिटीज, भाई गुड़गांव के पास अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में तो क्या 645 स्क्वायर फीट से ऊपर यूनिट ही नहीं है, रेट फिर भी 30 लाख के आसपास रहते हैं। आप इतने में डीडीए है वो उससे बड़ी साइज़ दे देते हैं। आपका जीडीए की बात करूँ, जीडीए के पास तो कोई एरिया कैप है ही नहीं, 1800-1900 स्क्वायर फीट का वो भी दे रहे हैं। डीडीए में भी यही हाल है। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में इतने कैप होते हुए, इतने रेस्ट्रिक्शंस होते हुए, और फिर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है,
तो अभी जो अपडेट आ रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के हिसाब से, देखिए गवर्नमेंट जब 6 महीने के लिए सीएम बने थे नायब सैनी, मैं लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट में मेरे हर एक वीडियो में जो निचोड़ होता है ना, जो कंक्लूजन पार्ट में ये होता है। जो पहले 6 मंथ हैं उसमें नायब सैनी जी हैं जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे स्टार्टिंग में, तो उन्होंने इस पॉलिसी के लिए बहुत सारे सुझाव मांगे थे। इस पॉलिसी में क्या नया किया जा सकता है, ये सभी बातें चल रही थी और ये न्यू पॉलिसी लाने की कोशिश भी की जा रही थी कि इलेक्शन से पहले ये पॉसिबल हो पाए। लेकिन बहुत बड़ा सिस्टम है, इसे चेंज करना इतना आसान नहीं था, गवर्नमेंट वो नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। अभी उस पर बहुत आगे नहीं बढ़ा गया है, देखते हैं कुछ नया अपडेट आएगा। बाकी हाँ, इस न्यू पॉलिसी में पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट की वो कम की जाएंगी। बिल्डर के लिए काफ़ी सारे अलग जैसे ईडीसी है वो काफ़ी कम की जा सकती है। संभावनाएं तो ये हैं कि बिल्डर की ईडीसी ख़त्म ही की जाए यदि उसने टाइम पीरियड के अंदर प्रोजेक्ट बना के दे दिया, तो ये बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे बिल्डर आ जाएंगे यदि ऐसा हुआ तो। लेकिन साथ में गवर्नमेंट को ये भी देखना होगा कि जो नाम बदल बदल कर आ रहे हैं ना, नए भेस में आ रहे हैं, मैं बड़े ग्रुप हैं 10-10 12-12 प्रोजेक्ट लेकर बैठे हैं और ईडी की रेड हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, वो नए नए प्रोजेक्ट लेकर आए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बिल्डर हैं, किसी के 2-4 प्रोजेक्ट भी हैं, किसी का 5-6 प्रोजेक्ट भी हैं। अब वो नए नए नाम से लेकर आ रहे हैं और जैसे ही ऐसा पता लगे कि ऐसा किसी बिल्डर ने किया है, नाम बदलकर डायरेक्टर चेंज करके और नया प्रोजेक्ट ऐसा लेकर आ रहा है, तो हाथों हाथ उस अकाउंट को सीज किया जाए। नए लोग तो कम से कम इस फ्रॉड से बचें। और मैं इससे नेक्स्ट पार्ट में भी और भी डिटेल में जाना चाहूँगा। यदि आपका इंटरेस्ट रहा, कमेंट बॉक्स में मैं देखूँगा कितने लोग चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए। यदि पार्ट 2 आता है तो इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में बात होंगी इन तीनों पर, और कुछ मैं और भी ऐसी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में बात करूँगा, उनकी जो स्कीम्स हैं उनके बारे में बात करूँगा। इनमें हम डेली एनसीआर से बाहर निकल कर भी बात करेंगे अभी। सो फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। न्यू व्यूवर्स हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो। यदि लगता है कि ये यूजफुल है कुछ ऐसे लोगों के लिए या हो सकती है तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।